फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं सभी। तो देखिए बच्चों, हमारा राजस्थान बोर्ड क्लास 10th में मैथमेटिक्स चल रही है, उसमें हमारा चैप्टर नंबर 12 व्रत चल रहा है। और व्रत में हम अभी तक 12.2 में क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे देखेंगे। तो आपको अपनी जो है किताब वगैरह जो है वो निकाल लीजिए, पेन वगैरह निकाल के तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 12.2 में आगे के क्वेश्चंस, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 6 से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो जाएगा और मैं यहाँ भी जो है शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन को लिख दूंगा। तो क्या कह रहा है कि आकृति दी हुई है आपको, एक आपको दिख रही होगी 12.34 आकृति, उसमें दो व्रत हैं। एक का केंद्र तो है O, तो मैं पहला व्रत बना देता हूं। ये मेरा पहला व्रत है, इसका केंद्र है O। और एक और व्रत है, उसका केंद्र इसने माना है O डैश। ठीक है बच्चों, जो पहला व्रत है उसका केंद्र है O और जो दूसरा व्रत है उसका केंद्र है O डैश। और ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं बिंदु C पर। इस जगह उसने बिंदु का नाम दिया है बिंदु C। फिर इसने क्या किया, एक जीवा तो इस व्रत में बनाई A से C तक, और एक जीवा इस व्रत में बनाई B से, सॉरी यहां पे B लिया है इसने और यहां A लिया है, A से B। तो A से C तक तो जीवा इस व्रत में बनाई और B से C तक जीवा इस व्रत में बनाई। सॉरी बच्चों, इसने उल्टा लिया है, यहां लिया है इसने B और यहां इसने A लिया है। ठीक है, तो A से C तक तो इस व्रत में बनाई है और B से C तक इस व्रत में इसने दो जीवाएं बनाई हैं। फिर इसने क्या किया कि O डैश को, O डैश से BC पे एक रेखा खींची, OE, और O डैश से ही इसने एक रेखा खींची, O से इसने एक रेखा खींची, ये O डैश लिया इसने, O से एक रेखा खींची इसने D। ठीक है बच्चों, फिर इसने क्या करा, O और O डैश को भी मिला दिया, O और O डैश को भी इसने मिला दिया है। अब ये आपसे कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है कि जो AB है, ये जो AB लंबाई है, ये किसकी दुगनी है, O डैश की। ये जो O डैश लंबाई है, इसकी दुगनी कौन है, AB। मतलब इसको दुगना कर दोगे तो आपको AB प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों, ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें एक चीज उसने और कही है कि ये जो AB रेखा है, ये जो AB रेखा है, ये O डैश के समांतर है। ये पूरी AB रेखा O डैश के समांतर भी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो दिया है वो लिख देते हैं। क्या दिया है आपको कि AB जो है वो O डैश के समांतर है। AB O डैश के। अब देखिए बच्चों, अगर इस किताब में दिए गए प्रश्न की बात की जाए तो ये प्रश्न अधूरा है अभी। ठीक है, जो चीजें ये देना चाह रहा था वो सारी इसने लिखी नहीं है। यहाँ पे क्या नहीं लिखा इसने, ये कहीं ना कहीं हमें ये भी बोलना चाहता था कि ये जो O डैश E है, ये O डैश E जो है वो लंब है BC पर और OD जो है वो लंब है AC पर। ना तो इसने चित्र में ये 90 डिग्री का कोण बनाया, ना उसने प्रश्न में बोला कि ये लंब है। बट ये क्वेश्चन अगर आप हल करोगे तो इसे लंब मानना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन में इसने क्या कर रखा है, इस रेखा को बिल्कुल सीधा बना रखा है। तो बस उसी से हमको ये मान लेना है कि OE जो है वो AB पर क्या है, लंब है। ठीक है, तो एक तरह से मैं कह सकता हूं कि AB जो है वो समांतर है O डैश के। ये तो हमने दे दिया है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है कि AB जो है वो दुगना है O डैश का। ये जो O डैश रेखा है इसका AB दुगना है। चलिए उत्पत्ति देख लेते हैं इसकी। तो देखिए बच्चों, उत्पत्ति में हम क्या देखेंगे, इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि
ए बी जो है वो ओ ओ डैश के समांतर है, ये हमें दे दिया उसने। तो देखो अगर ए बी ओ ओ डैश के समांतर है तो जो बी सी होगा वो भी ओ डैश के समांतर होगा, ए सी जो होगा वो भी ओ डैश के समांतर होगा, ईडी जो होगा वह भी ओ ओ डैश के क्या होगा, समांतर। बोले सर ये कैसे? अगर कोई पूरी दो रेखाएं हैं, मान लो दो रेखाएं आपस में अगर समांतर होती है तो उनके छोटे छोटे कोई भी हिस्से ले लो आप, वो भी आपस में क्या होंगे, समांतर ही होंगे। यहां से यहां तक का हिस्सा ले लो और यहां से यहां तक का ले लो, ये इसके समांतर होगा। तो अगर दो रेखाएं समांतर है तो उन पे बनने वाले सभी छोटे छोटे भाग भी आपस में क्या होंगे, समांतर। तो क्योंकि ए बी किसके समांतर है, ओ ओ डैश के, क्योंकि ए बी किसके समांतर है, ओ ओ डैश के, इसलिए जो ईडी है वह भी किसके समांतर होगा, ओ ओ डैश के समांतर होगा। ईडी भी ओ ओ डैश के समांतर होगा क्योंकि ए बी जो है वह भी किसके समांतर है, ओ ओ डैश के। ठीक है बच्चों, ये तो हो गई पहली बात। अगर ईडी ओ ओ डैश के समांतर है तो इसको हम यहां पे नंबर 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब ओ ई जो है, सॉरी ओ डैश ई जो है वह किस पे लंब है, बी सी पर, तथा ओडी जो है वह किस पे लंब है, एसी पर। इसलिए कोण ई जो है, या कोण ओ ई सी भी कह सकते हो या डायरेक्ट कोण ई कह लो, कोण ई कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और कोण डी भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों आपको, ये जो चीज है कि ये ओ ई डैश इस पे लंब है, ओडी इस पे लंब है, ये इसने प्रश्न में कहीं नहीं दिया, तो ये प्रश्न अधूरा है एक तरह से देखा जाए तो, इसे लिखना चाहिए था। बस इसने क्या किया, प्रश्न में इसको बिल्कुल सीधी रेखा दर्शा दी और उसी से हमें ये मानना पड़ा कि ये लंब है। बट ऐसा ये जो हमने प्रक्रिया अपनाई ये वास्तव में सही नहीं होती है कि आप कोई भी एक सीधी रेखा किसी दूसरी पे है तो आप जरूरी नहीं उसको आप हमेशा लंब बोलो, दिखने में सीधी लग रही है इसलिए वो 90 डिग्री पे है, जब तक कि वो या तो ऐसा चिन्ह बनाए या फिर बोले कि भैया ये फलाना कोण जो है, ये कोण ई जो है 90 डिग्री है, तब तक हमें नहीं मानना चाहिए वैसे तो। बट इस क्वेश्चन में उसने पूरा नहीं लिखा है और ये नहीं मानेंगे तो क्वेश्चन हल नहीं होगा, तो इसलिए हमें ये मानना पड़ेगा कि ये जो है इस पे लंब है और ये जो है वो इस पे लंब है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां एक चतुर्भुज बन रहा है। कौन सा चतुर्भुज बन रहा है वो देखिए, एक चतुर्भुज बन रहा है ई ओ डैश ओ डी, ई ओ डैश ओ डी में, चतुर्भुज ई ओ डैश ओ डी में देखो ई डी तो किसके समांतर है, ओ ओ डैश के, अभी मैंने बताया था क्योंकि पूरा ए बी ओ डैश के समांतर था तो छोटा हिस्सा ई डी भी किसके समांतर हो जाएगा, ओ डैश के। पहली बात, ई डी किसके समांतर हो गया, ओ ओ डैश के। दूसरा इसमें एक चीज और है कि कोण ई व डी 90 डिग्री है, कोण ई व डी समकोण है, अभी अभी सिद्ध किया मैंने, ई भी 90 डिग्री डी भी 90 डिग्री, तो कोण ई व डी समकोण है। यहां लिख देता हूं मैं, अतः क्योंकि चतुर्भुज ई ओ डैश ओ डी में ईडी तो ओ डैश के समांतर है, भुजाओं का एक युग्म समांतर है और दो संगत कोण 90 डिग्री है, तो अगर किसी चतुर्भुज में ऐसा हो कि एक युग्म तो समांतर हो और दो संगत कोण 90 डिग्री हो तो वो एक आयत होता है। क्या होता है, आयत। तो मैं कह सकता हूं कि अतः ई या चतुर्भुज ई ओ डैश ओ डी एक आयत है। बात आ गई बच्चों समझ में आपको, ये बात समझ में आ चुकी होगी आप लोगों को। हमने क्या कहा, उसने कहा था कि ए बी जो है वो ओ डैश के समांतर है, तो हमने कहा भाई अगर पूरी ए बी ओ डैश के समांतर है तो इसका छोटा हिस्सा ई डी भी ओ डैश के समांतर होगा, वो मैंने यहां लिख दिया।
फिर मैंने क्या देखा कि ओ डैश ई जो है वो बीसी पे लंब है और ओडी जो है वो एसी पे लंब है, इसलिए कोण ई कितने डिग्री का हो गया 90 डिग्री का, और कोण डीबी कितने डिग्री का हो गया 90 डिग्री का। अगर अब मैंने क्या देखा, यहाँ एक चतुर्भुज बन रहा है ई ओ डैश ओ डी, अगर किसी चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म तो समांतर हो और दो संगत कोण मतलब बराबर वाले, सम्मुख नहीं आमने सामने वाले नहीं, संगत या आसन्न कोण कह लो, संगत ना कह के आप क्या कह सकते हो, दो आसन्न कोण कॉरेस्पॉन्डिंग जो एडजेसेंट एंगल्स है वो, तो वो जो है अगर क्या हो 90 डिग्री हो तो हम क्या कह सकते हैं कि ये चतुर्भुज क्या होगा, एक आयत होगा, और आयत के सभी गुणधर्मों को की ये पालना करेगा। आयत के जितने भी गुणधर्म होते हैं सबकी पालना ये चतुर्भुज करेगा। ठीक है बच्चों, तो अगर ये एक आयत है तो आपको पता है आयत में जो है वो सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ईडी जो है वो ओ डैश के बराबर होगी, क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समान, आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती है, समान। तो मेरे को ईडी को मैंने किसके बराबर कर दिया, ओ डैश के। ठीक है, तो ईडी किसके बराबर आ गया, ओ डैश के। आप लिख सकते हो आयत की सम्मुख भुजाएं, नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, लिख देते हो तो अच्छा है, आयत की सम्मुख भुजाएं। बात आ गई समझ में आपको? तो यहां तक आप एक बार इसको नंबर दे देना, नंबर 1। इसको आपने ये जो लिखा है कि ईडी जो है वो ओ डैश के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक आयत सिद्ध कर दिया है मैंने, तो इसे आप नंबर 1 नाम दे दीजिए। और एक बार इसे नोट कर लीजिए बच्चों, फिर इसको मैं आगे बताता हूं। इसे नोट कर लीजिए, एक बार पॉज करके वीडियो को इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो देखिए बच्चों, अभी जो मैंने चित्र बनाया था उसे मैंने यहाँ छोटा बना दिया ताकि हमें हल करने के लिए जगह पूरी मिल जाए और मुझे ये ना मिटाना पड़े। ये हिस्सा यहाँ सिर्फ मैंने जो दिया गया और सिद्ध करना वगैरह जो लिखा था वही मैंने मिटाया है यहाँ से। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है इसमें हम देखेंगे अब। तो देखिए अब देखो ओ ई जो है वह ए सी पे लंब है, ओ ई जो है वह ए सी पे लंब है। ओ ई किस पे लंब है, सॉरी ओ डैश ई, ओ डैश ई जो है वह किस पे लंब है, ये मैंने शायद नाम गलत लिख दिए हैं, ओ डैश ई और ओडी सही है। तो ओ डैश ई जो है वह किस पे लंब है, एसी पर। अच्छा ये मैंने नाम फिर से उल्टे लिख दिए हैं, ये बी आएगा यहाँ ए आएगा। तो ओ डैश ई जो है वह किस पे लंब है, बीसी पर। यहां भी लिखा था हमने कि ओ डैश ई जो है वो बीसी पर लंब है, ओ डैश ई बीसी पर लंब है। अब ध्यान से देखो, इस वृत्त को मैं यहां अलग से बना रहा हूं एक बार। ये जो वृत्त है इसको मैं समझाने के लिए अलग से बना रहा हूं। ये मेरा जो है बीसी जो है जीवा हो गई, ये मेरा ओ डैश जो है केंद्र हो गया था, और ये मेरा लंब हो गया था इस पे, ओ डैश से ई तक ये मेरा लंब है। अभी इस वृत्त को नहीं ले रहा हूं मैं, सिर्फ इस वृत्त को लिया है मैंने, उसमें मैंने बीसी जीवा और ये बना दिया है। अब कहीं ना कहीं मैं क्या देख सकता हूं कि ये जो ओ ई है यह केंद्र से जीवा पर, जीवा बीसी पर डाला गया लंब है। ये जो ओ डैश ई है यह केंद्र ओ डैश से जीवा बीसी पर डाला गया लंब ही तो है, और केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे क्या करता है, समद्विभाजित। ये हम प्रमेय में पढ़ चुके हैं, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। ये हम कहां पढ़ चुके हैं, यह हम पढ़ चुके हैं प्रमेय में। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो ओ डैश ई है यह केंद्र से जीवा बीसी पर डाला गया लंब है, तो ये इसे समद्विभाजित कर देगा, क्या दो बराबर भागों में बांट देगा, बीई और सीई में, बीई और सीई में बांट देगा। तो मैं लिखूंगा ओ डैश ई लंब है बीसी पर, अतः बीई बराबर सीई। ठीक है बच्चों, और इसका कारण क्या लिखोगे, आपको साइड में ब्रैकेट में लिखना है कारण, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये पूरा का पूरा कारण जरूरी है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको ब्रैकेट में साइड में लिखना इस लाइन के। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था
कि जो हमारी प्रमेय इस्तेमाल हो रही है प्रश्न में वो बहुत जरूरी है लिखना, उसको लिखना ही लिखना है हमें। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या कह सकता हूं कि BE जो है वो CE के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। अच्छा, अगर BE CE के बराबर है तो एक चीज और निकल के आती है यहां से। अगर BE जो है वो CE के बराबर है तो एक चीज और निकल के आती है कि BC जो है वह BE का भी दुगना है और CE का भी दुगना है, क्योंकि ये दोनों मिलके ही तो BC बना रहे हैं। अगर मान लो ये 2 है, ये 2 है, तो ये टोटल BC कितना आएगा? 4 आएगा। तो 4 जो है इस 2 का भी दुगना है और इस 2 का भी दुगना है। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं और कि भाई जो BE है, देखो बच्चों ये कारण जो है आपको इसके साथ लिखना है, इस वाले के साथ लिखना है। ठीक है, मैं क्या लिख सकता हूं और कि भाई जो BE है वह किसका दुगना है? सॉरी, जो BC है वह किसका दुगना है? EC का दुगना है। BC किसका दुगना है? EC का। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अब ये वाला वृत्त ले लो, इस वाले वृत्त को बना देता हूं मैं साइड में अलग से। इसमें केंद्र क्या है हमारा? O, और जीवा क्या है? AD, और इस पे हमने AC, और इस पे लंब डाला है हमने OD। तो OD जो है वो जीवा AC पर डाला गया लंब है, तो यह भी इसे 2 बराबर भागों में बांटेगा। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे क्या करता है? समद्विभाजित। और अगर OD जो है वो इसे 2 बराबर भागों में बांट रहा है तो मैं कह सकता हूं कि पूरा जो AC है वो इसका भी दुगना होगा और इसका भी दुगना होगा। जैसे मैंने बताया था ये 2 है, ये 2 है, तो ये टोटल 4 हो गया। तो ये 4 जो है इसका भी दुगना है और इसका भी दुगना है। तो इसके लिए मैं क्या कह सकता हूं कि भैया इसी प्रकार OD जो है वो किस पे लंब है? AC पे। अतः अब मुझे कारण दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। OD जो है वो AC पे लंब है, तो CD किसके बराबर हो जाएगा? AC के बराबर हो जाएगा। इसको नंबर 1 नाम दे देना जो आपने पहले लिखा था। तो CD किसके बराबर हो जाएगा? AC के। अब क्यों हो जाएगा? क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। बट ये मैं पहले ही लिख चुका हूं और मैंने लिख दिया इसी प्रकार। तो प्रमेय मुझे दोबारा यहां लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया इसी प्रकार मतलब इसी की तरह। तो प्रमेय एक बार लिख चुका हूं मैं, वो प्रमेय दोबारा अगर काम आ रही है तो इसी प्रकार लिख दिया करो आप। तो CD किसके बराबर हो गया? AC के। तो अब मैं और क्या कह सकता हूं कि AC जो है, जो AC है वो किसका दुगना हो जाएगा? CD का भी दुगना हो जाएगा। AC जो है वह किसका दुगना हो जाएगा? CD का। हमें सिद्ध क्या करना था कि AB जो है वो दुगना है OO डैश का। ठीक है बच्चों, चलिए तो AC जो है वो किसका दुगना हो गया? AC जो है वो CD का भी दुगना हो गया। इसे दे दो नाम नंबर 2। अच्छा बच्चों, एक नाम हम पहले ही दे चुके हैं तो इसे 2 दे देना और इसे 3 दे देना, क्योंकि 1 नंबर तो हम उसको दे चुके हैं नाम। ठीक है, अब आप क्या करो, 2 व 3 को जोड़ दो। तो 1, 2 व 3 को अगर आप जोड़ोगे, जोड़ने पर 2 व 3 को अगर आप जोड़ोगे तो क्या होगा? 2 का जो बायां पक्ष है वो 3 के बाएं पक्ष में जुड़ जाएगा और 2 का जो दायां पक्ष है वो 3 के दाएं पक्ष में जुड़ जाएगा। आपको पता है 2 समीकरण जुड़ते हैं तो बायां पक्ष बाएं पक्ष में जुड़ता है, दायां पक्ष दाएं पक्ष में। तो BC से तो क्या जुड़ेगा? AC। BC में तो क्या जुड़ेगा? AC जुड़ेगा। और 2 EC में क्या जुड़ेगा? 2 EC में जुड़ेगा 2 CD। ठीक है बच्चों। अच्छा, BC में AC जुड़ेगा, BC में AC जुड़ेगा तो AB बनेगा। BC में AC जुड़ेगा तो AB बनेगा, तो यहां तो बन जाएगा AB। और इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा? EC प्लस CD। EC प्लस CD। अच्छा बच्चों, आपने वो वाला पोर्शन तो उतार ही लिया होगा, मैंने जब पहले आपको बोला था। तो मैं ये ऊपर की 1-2 लाइनें मिटा रहा हूं यहां से। थोड़े बोर्ड थोड़ा छोटा है, इस वजह से थोड़ी समस्या आती है इसमें। चलिए, तो क्या बचा हमारे पास? AB बराबर 2 EC प्लस CD, EC प्लस CD, EC प्लस CD, EC और CD मिलके क्या बना रहे हैं? ED। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 2 ED। EC प्लस CD की जगह क्या लिख दूंगा? ED। और वहां क्या आ गया? 2। अच्छा, ED को मैंने 1 नंबर में किसके बराबर सिद्ध किया था? इसको नाम दे दो नंबर 4। ठीक है, ED को मैंने OO डैश के बराबर सिद्ध किया था। देखो जो मुझे सिद्ध करना है उसमें AB चाहिए, AB आ गया। 2 चाहिए, 2 भी आ गया।
ओ डैश चाहिए, मेरा क्या आ रहा है ईडी, लेकिन ईडी को मैं पहले ही ओ डैश के बराबर सिद्ध कर चुका हूं। तो 1/4 से या 1 से ईडी का मान किसमें रख दो, 4 में, तो मैं लिखूंगा 1/4 से ए बी बराबर 2, और इधर 1 से ईडी का मान कितना रख दो, इधर ईडी की जगह ओ डैश, क्योंकि ईडी किसके बराबर सिद्ध कर चुका हूं मैं पहले ही, ओ डैश के। कैसे किया था कि भैया ये एक आयत बन गया था, तो आयत की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समान, इसलिए मैंने ईडी को किसके बराबर सिद्ध कर दिया था, ओ डैश के। समझ में आ गई बात। और यही हमें सिद्ध करना था कि ए बी किसका दुगना है, ओ डैश का, इति सिद्धम। एक बार फिर से हम देखेंगे क्वेश्चन को, फटाफट से मैं क्विक रिवाइजन कर देता हूं। दो वृत्त थे, पहले का केंद्र ओ डैश, दूसरे का केंद्र ओ, दोनों एक दूसरे को सी पर काट रहे थे। फिर हमने क्या किया, इसमें तो एक जीवा डाली बीसी और इसमें एक जीवा डाली एसी। केंद्र से बीसी जीवा पर एक लंब डाला ओ ई डैश और इस केंद्र से एसी जीवा पर लंब डाला ओडी। इसके बाद हमने क्या किया कि भाई OE जो है वह BC पर लंब है, इसे 2 बराबर भागों में बांटेगा तो ये इसका दुगना हो जाएगा। या पहले हमने इसको आयत सिद्ध किया था, तो हमने क्या किया कि भाई AB जो है वो O डैश के समांतर है, तो ED भी O डैश के समांतर होगी। अगर पूरी रेखा AB है तो ED भी होगी, ये हमने लिख दिया। और ये लंब है तो ये दोनों कोण कितने डिग्री के हो गए, 90 डिग्री के। अब अगर जो है हम देखें तो ये दोनों कोण 90 डिग्री के और ये रेखा इसके समांतर है, इसलिए इसको हमने क्या सिद्ध कर दिया था, आयत सिद्ध कर दिया था। और अगर ये आयत हो गया था तो इसकी सम्मुख रेखाएं समान सिद्ध कर दी थी, क्या क्या, ED बराबर O डैश, और उसे क्या नाम दे दिया था, नंबर 1। इसके बाद हमने क्या देखा था कि भाई O डैश E इस पे लंब है तो ये इसे 2 बराबर भागों में बांटेगा, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समविभाजित करता है। तो BC को हमने EC का दुगना बता दिया था। इसी प्रकार इसमें हमने AC को CD का दुगना बता दिया था। दोनों समीकरणों को जोड़ा था और जोड़ने के बाद क्या आया था हमारे पास, ये आ गया था। फिर हमने यहाँ ED की जगह यहाँ से O डैश ले लिया। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए बार बार, तभी आपको ढंग से समझ में आएगा। ये क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिस करेंगे, रेखा गणित में मैं पहले बता चुका हूं, जितना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे बार बार उतने ही वो ज्यादा क्लियर होते जाते हैं आपको। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए बच्चों, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो शॉर्ट फॉर्म में कह रहा है, एक बार मैं वो यहां नोट कर देता हूं। देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि AB और CD जो है वो वृत्त की 2 जीवाएं हैं, जिसमें AB 10 सेंटीमीटर है और CD जो है वो 24 सेंटीमीटर है। AB जो है वह CD के समांतर है। AB और CD के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो चलिए क्वेश्चन में चित्र बनाते हैं। सबसे पहले तो मैं एक वृत्त बना लेता हूं और वृत्त का केंद्र मान लेता हूं O। अब AB और CD 2 जीवा हैं, AB 10 है, CD 24 है। तो देखो सीधी सी बात है, AB जो है वह तो 10 है और CD कितनी है, 24। और AB CD के क्या है, समांतर भी है। AB और CD के बीच की दूरी कितनी है, 17 सेंटीमीटर। आपको क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है वृत्त की। वृत्त की क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब देखिए बच्चों, इसमें एक जीवा मैंने बना दी AB और AB कितनी बनाई, 10 सेंटीमीटर। अब जो दूसरी जीवा है CD, वो अगर देखा जाए ढंग से तो कहीं भी बन सकती है, केंद्र के ऊपर भी बन सकती है, केंद्र के नीचे भी बन सकती है। इसमें यह भी नहीं बोला है कि AB और CD जो है वो केंद्र के एक ही ओर स्थित है या विपरीत ओर स्थित है, ये भी नहीं बोला उसने। तो जब कुछ नहीं बोले वो, तो आप केंद्र के दोनों ओर जीवा बनाओ। और आप एक चीज ध्यान रखना, CD जो है 24 है तो थोड़ी बड़ी बनेगी, तो केंद्र के पास होगी। आपको पता है जीवा जितनी ज्यादा बड़ी होती है केंद्र के उतनी पास होती है, जितनी छोटी होती है केंद्र से उतनी दूर होती है। तो ये CD हो गई और ये 24 हो गई। तो ये 2 बातों का ध्यान रखना है आपको कि अगर वो कुछ नहीं कह रहा है कि केंद्र के एक ही ओर स्थित है या केंद्र के दोनों ओर स्थित है, तो फिर आप केंद्र के दोनों ओर बनाओ और केंद्र के एक ही ओर होगी तो वो बोलेगा प्रश्न में आपको, जैसे एक क्वेश्चन में हमें पहले बोला था उसने। तो AB 10 CD 24। फिर ये कह रहा है कि AB CD के समांतर है, तो ये इसके समांतर हो गई भाई।
ए बी व सी डी के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। अब देखो दूरी जो होती है आपको पता है एक बिल्कुल सीधी रेखा होती है, तो ये मैंने दूरी बना दी, और दूरी जो है मैं केंद्र से होते हुए बनाऊंगा। बनाने को मैं कहीं से भी बना सकता हूं, बनाने को दूरी मैं कहीं से भी बना सकता हूं। मैं यहां भी बना के दिखा सकता था एक सीधी रेखा के द्वारा दूरी, ये 17 सेंटीमीटर की दूरी है दोनों के मध्य। बट कहीं ना कहीं मुझे त्रिज्या ज्ञात करनी है और त्रिज्या के लिए केंद्र का होना आवश्यक है, इसलिए मैं इस दूरी को केंद्र से ही निकाल रहा हूं। ठीक है बच्चों, मान लो ये जो दूरी है ये इधर तो है E पे मिलती है जाके, और इधर जो है वो F पे मिलती है जाके। ये मैंने अपने मन से मान लिया। आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। मान लो ये वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त की त्रिज्या होगी केंद्र से परिधि पर स्थित बिंदु तक, ये हो गई। मान लो इसको मान लेता हूं मैं R। ऐसे ही OCB क्या होगी वृत्त की त्रिज्या, इसे भी मैं R मान लेता हूं। अब बनाने को मैं त्रिज्या कहीं भी बना सकता था, मैंने ये A और C से क्यों बनाई त्रिज्या, क्योंकि ये हमारे आगे काम आने वाली है, इसलिए बनाने को मैं इधर भी बना सकता था, इधर भी बना सकता था, इधर भी त्रिज्या तो कहीं भी बना दो, केंद्र से परिधि पे कहीं भी बना दो त्रिज्या, बट ये मेरे काम आएगी यहीं पे, इसलिए मैंने यहां बनाई है। अब देखो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो लंबवत दूरी होती है उनके बीच में, तो इसका मतलब ये O से E पे ये जो गया ये भी लंब है, और O से F पे गया ये भी लंब है, क्योंकि EF जो है वो AB और CD के मध्य दूरी है, और दूरी क्या होती है आपको पता है, लंबवत होती है। दूरी क्या होती है, लंबवत होती है। इसलिए क्योंकि दूरी लंबवत होती है इसलिए ये मैंने 90-90 डिग्री के कोण बना दिए। दो समांतर रेखाओं के मध्य जो दूरी होती है वो दोनों रेखाओं पर क्या होती है, लंबवत, और केंद्र से होती हुई गई थी। यहां मैंने मान लिया कि ये E पे जाके मिल रही है, यहां मैंने मान लिया F पे जाके मिल रही है, ये हमारा केंद्र था, ये 10 थी और ये 24 थी। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये तो हुई हमारी बात चित्र की। अब क्या दिया गया है हमें वो लिख देते हैं, जो चीजें दी गई है वो सारी लिख दो। दिया गया है, क्या क्या दिया गया है भाई, कि सबसे पहले तो AB जो है वो 10 सेंटीमीटर है और CD जो है वो 24 सेंटीमीटर है। बोले ठीक है। और क्या दिया है कि AB जो है वो समांतर है CD के, ठीक है। और क्या दिया है कि दोनों के मध्य दूरी 17 है। अब दोनों के मध्य दूरी क्या मानी है मैंने, EF, तो EF कितना दिया हुआ है, 17 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या ज्ञात करनी है आपको, त्रिज्या, तो ज्ञात करना है, मैं लिख दो, ज्ञात करना है वृत्त की त्रिज्या, और त्रिज्या को हम दर्शाएंगे छोटे r द्वारा। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है और त्रिज्या को किससे दर्शा रहा हूं मैं, छोटे r से। चलिए हल देख लेते हैं इसका। हल क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि यहां मुझे ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैंने त्रिज्या क्या मानी थी, r, तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर। कुछ चीजें मानूंगा मैं इसमें, तो मैंने वृत्त की त्रिज्या क्या मानी है, r, ये r मानी है मैंने, ये f में यहां लिख देता हूं नीचे की ओर, ठीक है। और ये 24 सेंटीमीटर है हमारा, यहां से यहां तक ये 24 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें मैं एक चीज और करूंगा, देखो मुझे त्रिज्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या मेरे पास नहीं है, त्रिज्या को मैंने r माना है, और मैंने आपको बताया था r क्या है, एक चर राशि है। अभी तो हमारे लिए, अभी हमको इसका मान नहीं पता, तो r एक चर राशि है, और जब भी चर राशि का मान ज्ञात करना होता है तो हमें क्या बनाना पड़ता है, समीकरण। तो यहाँ पे एक समीकरण बनेगा, एक चर राशि का मान ज्ञात करना है तो एक समीकरण बनेगा, दो चर राशियों का मान ज्ञात करना है तो दो समीकरण बनेंगे। चलिए इसको देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए, देखो OF जो है वह लंब होगा CD पर, और OE जो है वह लंब होगा AB पर। क्यों होगा ये मैं बता चुका हूं, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर थी, इनके मध्य दूरी क्या होगी, लंबवत दूरी होगी, तो ये लंब होंगे दोनों और ये केंद्र से निकाली थी तो OB इस रेखा पे आ गया, ठीक है। तो OF तो CD पे लंब, OE AB पे लंब। अब देखो OF जो है वो केंद्र से इस जीवा CD पर डाला गया लंब है, और OE जो है वो केंद्र से जीवा AB पर डाला गया लंब है, तो ये दोनों ही इन्हें क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो OF ऐसा करता हूं मैं, यहां लिख देता हूं OF लंब है CD पर, अतः
अतः AE बराबर BE के हो जाएगा। AE किसके बराबर हो जाएगा? BE के। AE और BE दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। क्यों? क्योंकि केंद्र से, सॉरी OF बोला है मैंने, तो मैं इसको दिखा देता हूँ। तो CF जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? CD के। क्योंकि मैंने O से लंब डाला है CD पर OF, तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। तो CF किसके बराबर हो जाएगा? CD के। CF और CD दोनों ही बराबर आएंगे। किसके बराबर आएंगे? CD के आधे। CF बराबर FD हो जाएगा। CF बराबर FD हो जाएगा। और किसका आधा आएगा? ये CD का आधा आएगा। CD का आधा मतलब 24 का आधा। 24 का आधा मतलब 12 सेंटीमीटर। तो मैं क्या कह सकता हूं कि CF भी 12 आ गया और FD भी 12 आ गया। CF भी 12 सेंटीमीटर, FD भी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे क्या करता है? समद्विभाजित करता है। अब इसी प्रकार लिख दोगे आप यहाँ पे। अच्छा, इसका कारण क्या लिखोगे? केंद्र से जरूर लिखना है, प्रमेय जो है वो जरूर लिखनी है। केंद्र से जीवा पर, आपको ये साइड में लिखना है, उधर मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं। जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है बच्चों, तो इसे आप साइड में लिख लीजिएगा। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। इसी प्रकार मैं क्या करूंगा? इसी प्रकार OE किस पे लंब है? AB पर। OE किस पे लंब है? AB पर। अतः यहां पे भी क्या होगा कि OE जो है वो AB को समद्विभाजित करेगा, दो भागों में बांटेगा। तो अगर AB पूरा 10 है तो AE कितना हो जाएगा? 5, और BE भी कितना हो जाएगा? 5। AE भी 5 और BE भी 5। तो अब मुझे दोबारा प्रमेय लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसी प्रकार लिख दिया है, वही प्रमेय दोबारा लग रही है। तो OE लंब है AB, अतः AE बराबर जो है वो किसके हो जाएगा? BE के, जो कि किसके आधे हो जाएंगे? AB के, मतलब 10 के आधे हो जाएंगे, मतलब कितने हो जाएंगे? 5 सेंटीमीटर। तो AE भी 5 आ जाएगा और BE भी कितना आ जाएगा? 5। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था? हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। त्रिज्या ज्ञात करनी है तो एक समीकरण बनाना पड़ेगा, क्योंकि त्रिज्या यहाँ पे चर राशि r मानी है। समीकरण के द्वारा ही हल कर सकते हैं। और समीकरण यहाँ किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये क्या बन रहा है? एक समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में क्या लग सकती है? पाइथागोरस प्रमेय। तो हमारे समीकरण के लिए हमें यहाँ पे क्या लगानी पड़ेगी? एक पाइथागोरस प्रमेय। पर बच्चों देखो, ये तो मुझे पता है, इस समकोण त्रिभुज में देखो, ये जो इधर लिख देता हूं मैं इसको, तो आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। ये पूरी कितनी थी दूरी? 17 थी, ये यहां से लेके यहां तक। ठीक है, तो इस समकोण त्रिभुज में मुझे एक भुजा तो पता है, बट ना तो कर्ण पता है ना लंब पता है, दोनों ही नहीं पता मुझे। सिर्फ मुझे क्या पता है? आधार। ठीक है, आधार पता है मुझे। तो मैं क्या करूंगा? मैं इस OF को, ये जो OF है इसमें, इसको भी कुछ मान लेता हूं। तो मैं लिख देता हूं माना OF बराबर x। OF को क्या मान लिया मैंने? x मान लिया। अब एक बात मुझे बताइए, पूरा EF जो है वो 17 है। पूरा EF कितना है? 17। इसे मैं यहां बना के दिखा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये 17 है, ये O है, ये F है, ये E है। OF को मैंने x मान लिया। ये पूरा 17 है, उसमें से ये हिस्सा x है, तो ये जो OE का हिस्सा है ये 17 माइनस x ही तो होगा। पूरे 17 में से इस हिस्से को हटा दोगे तो यही तो हिस्सा बचेगा। तो पूरे 17 में से x हटा देंगे तो क्या बचेगा? 17 माइनस x। तो मैं कह सकता हूं कि अगर OF x है तो OE कितना होगा? OE कितना होगा? 17 माइनस x। कितना होगा? 17 माइनस x। तो ये वाला जो हिस्सा है हमारा, यहां से लेके यहां तक का हिस्सा, ये कितना बच गया? 17 माइनस x।
क्योंकि मैंने OF को क्या माना है x। चलिए तो अब मुझे क्या, अब क्या हो गया, यहाँ पे दो चर राशियां आ गई, एक तो त्रिज्या r और एक x। अब मुझे दो समीकरण बनाने पड़ेंगे। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। एक समीकरण तो इस त्रिभुज में से बना लूंगा, एक समीकरण इस त्रिभुज में से बना लूंगा, क्योंकि दो चर राशियां हैं तो समीकरण भी दो बनते हैं। एक चर राशि होती है तो समीकरण एक बनता है। तो त्रिभुज OFC में, समकोण त्रिभुज OFC में क्या लगा देंगे अपन, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण तो क्या होता है, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, तो कर्ण तो क्या होगा यहाँ पे OC का स्क्वायर। आधार क्या ले लूंगा मैं, CF का स्क्वायर, और लंब क्या ले लूंगा मैं, OF का स्क्वायर। अब मेरा OC कितना है भाई, OC है मेरा R, मतलब त्रिज्या, तो त्रिज्या का स्क्वायर। CF कितना है मेरा 12, तो 12 का स्क्वायर। और OF कितना है मेरा X, तो X का स्क्वायर। तो मैं यहां से X का मान निकाल लेता हूं। कैसे निकालूंगा, X का नहीं, दरअसल मैं यहां से X स्क्वायर का मान निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, देखो आप ऐसा करिए, क्वेश्चन तो आपके पास है ही बुक में, तो मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर देता हूं और आप तब तक ऐसा कीजिए, इस पोर्शन को भी यहां से लेके यहां तक एक बार पॉज करके नोट कर लीजिए, ताकि हमारे पास और जगह मिल जाए इस क्वेश्चन को करने के लिए। एक बार पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन को और इधर वाले हिस्से को मैंने मिटा दिया है, मैं उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। यहां से X स्क्वायर का मान अकेला छोड़ो, प्लस का 12 स्क्वायर, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 12 स्क्वायर। तो X स्क्वायर कितना बचेगा, R स्क्वायर माइनस 144। कैसे, प्लस का 12 स्क्वायर R स्क्वायर के साथ माइनस में आ गया, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो प्लस का 144 इधर आके माइनस का हो गया R स्क्वायर के साथ, और क्या अकेला छूट गया, X स्क्वायर। इसको नाम दे दो नंबर 1। अब आप क्या करो, क्योंकि मैंने क्या बोला, दो चर राशियां हैं तो समीकरण भी दो बनेंगे। तो दूसरा समीकरण हम कहां से बनाएंगे, समकोण त्रिभुज OEA से। तो अब मैं लिखूंगा समकोण त्रिभुज OEA में क्या लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर फिर वही कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब की बार हमारे पास कर्ण क्या है, OA, तो OA का स्क्वायर प्लस आधार क्या है हमारे पास AE, तो AE का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब क्या है OE, तो OE का स्क्वायर। ठीक है, चलिए बाकी का मैं यहां नोट कर देता हूं। OA का स्क्वायर मतलब फिर से R का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर मतलब AE कितना है मेरे पास 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस OE कितना निकाला था मैंने 17 माइनस एक्स, तो 17 माइनस एक्स का स्क्वायर, 17 माइनस एक्स का स्क्वायर। चलिए इसको हल करते हैं। R स्क्वायर प्लस बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस, अब बच्चों इसको खोलना पड़ेगा A माइनस बी के होल स्क्वायर से। क्या होता है A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर। ये A माइनस बी के होल स्क्वायर से हमने इसको खोल दिया है, A माइनस बी के। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। R स्क्वायर बराबर 25 प्लस 17 का स्क्वायर होता है बच्चों 289 माइनस 17 दूनी 34x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए इसको भी समीकरण के रूप में बदलते हैं। तो मैं क्या करता हूं, यहां से भी एक्स स्क्वायर का मान अकेला छोड़ देता हूं, यहां से भी क्या करता हूं एक्स स्क्वायर का मान अकेला छोड़ देता हूं। तो देखो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस का 25 इधर आके माइनस का, या एक काम करता हूं इसको जोड़ लेता हूं पहले मैं एक साथ, पहले इसको एक साथ जोड़ लेता हूं यहीं पे। तो ये कितना हो जाएगा 314
ठीक है, -34x प्लस एक्स स्क्वायर। अब इन सबको इधर लिया हो, एक्स स्क्वायर को अकेला छोड़ दो, तो देखो एक्स स्क्वायर अकेला छूटेगा, प्लस का 314 इधर आके आर स्क्वायर के साथ किस में आ जाएगा, माइनस में, माइनस का 34x इधर आके आर स्क्वायर के साथ किस में चल जाएगा, प्लस में, और एक्स स्क्वायर अकेला छूट गया। तो जो हमारा पहले समीकरण आया था जिसमें हमने एक्स स्क्वायर को अकेला छोड़ा था, ये रहा, इसको हमने एक नाम दिया था। तो अब जो समीकरण आया है उसे दो नाम दे दो, उसको 2 नंबर नाम दे दो। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं ये आपने पहले पॉज करके नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे अब इरेज कर रहा हूं। ये ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, इसी तरह की कैलकुलेशन थी उसमें भी, तो ये कोई क्वेश्चन नया नहीं है। क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है, बट हमने किया था। चलिए, तो ये हमारा सेकंड नंबर का आ गया इक्वेशन। अब देखो पहले वाले में भी दाएं पक्ष में क्या है, बाएं पक्ष में एक्स स्क्वायर है, और दूसरे वाले में भी बाएं पक्ष में एक्स स्क्वायर है। जब दो समीकरणों के एक पक्ष समान हो तो दूसरा पक्ष अपने आप ही समान हो जाता है। अगर इसका बायां पक्ष इसके बराबर है तो इसका भी दायां पक्ष इसके दाएं पक्ष के बराबर होगा। या मैं ये कह सकता हूं कि ये भी एक्स स्क्वायर के बराबर, ये भी एक्स स्क्वायर के बराबर, तो ये दोनों आपस में भी बराबर। तो मैं लिखूंगा 1 व 2 से, और दोनों के जो दाएं पक्ष है उन्हें बराबर कर दूंगा। आर स्क्वायर माइनस 144 बराबर आर स्क्वायर माइनस 314 प्लस 34x। ठीक है बच्चों, अब मैं इसमें क्या करूंगा, चर राशियां सारी एक तरफ ले लेता हूं और अचर एक तरफ ले लेता हूं। तो आर स्क्वायर चर है, प्लस का आर स्क्वायर इधर आके माइनस का आर स्क्वायर, प्लस का 34x इधर आके माइनस का 34x। चर राशियां एक तरफ आ गई सारी, अचर एक तरफ ले लेता हूं। तो माइनस का 314 तो पहले से ही इधर है, और माइनस का 144 इधर जाके प्लस का 144 हो जाएगा। प्लस के आर स्क्वायर से माइनस का आर स्क्वायर कट जाएगा, यहां क्या बचेगा, माइनस का 34x बराबर 314 में से 144 घटाओ तो माइनस का 170। ठीक है बच्चों, तो x बराबर कितना आएगा, यहां पे x आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x आएगा 170/34, और 34 जो है वो 170 को 5 बार काटता है, तो x के मान कितने आ जाएंगे यहाँ पे 5। तो x का मान कितना आ गया बच्चों 5, इसको नाम दे दो नंबर 3। और अब आप क्या करो, आपको तो r का मान चाहिए था, तो आप क्या करो, 3 से x का मान या तो 1 में डाल दो या 2 में, तो मैं 1 में डाल देता हूं। 3 से x का मान 1 में रखने पर क्या होगा, देखो x की जगह क्या रखूंगा मैं 5, तो x का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस 144, तो 25 बराबर आर स्क्वायर माइनस 144, माइनस का 144 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 25 प्लस 144 बराबर आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 169, पर मुझे आर स्क्वायर थोड़ी चाहिए, मुझे तो आर चाहिए, तो इसका स्क्वायर हटाना पड़ेगा। आपको पता है वर्ग हटाने के लिए दोनों ओर क्या लेते हैं, वर्गमूल, वर्ग से वर्गमूल कटेगा, तो इधर लिख देता हूं इसे। तो आर कितना आएगा, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो यहाँ तो आर आ जाएगा, और 169 का वर्गमूल होता है 13 सेंटीमीटर। वैसे प्लस माइनस 13 होता है, बट आपको पता है त्रिज्या माइनस में नहीं हो सकती, त्रिज्या तो प्लस में ही होगी, इसलिए हम बाय डिफॉल्ट इसे प्लस का ही लेते हैं। तो आर कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। तो अब मैं क्या कह सकता हूं, अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर, अतः वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। ये लाइन जरूर इसको एंड करने के लिए आपको लिखनी है, और यहां हमारा खत्म होता है क्वेश्चन नंबर। देखिए बच्चों, अब जो है हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में एक बार कॉपी कर देता हूं। तो देखिए बच्चों, जो हमारा 8वां क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में दो समांतर जीवाओं की लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर एवं 16 सेंटीमीटर है। आपको AB और CD के बीच की दूरी याद करनी है, और उसमें उसने 2 स्थितियां दे दी है। पहली स्थिति तो ये है कि अगर जो जीवाएं हैं वो केंद्र के एक ही ओर स्थित हो, तो वो मैंने लिख दी है
और जो सेकंड स्थिति है वो मैं बाद में लिख दूंगा। पहले फर्स्ट स्थिति की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो चित्र निकालते हैं अपन। देखो 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त है एक। सबसे पहले एक वृत्त बनाया। अभी त्रिज्या मैं नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि त्रिज्या जो है कहां दर्शानी है ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि मैं त्रिज्या कहां दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ एक वृत्त बना देता हूं। वृत्त का केंद्र ले लेता हूं O। दो समांतर जीवाओं की लंबाई है 12 और 16 सेंटीमीटर और जो समांतर जीवाएं हैं उनका नाम है AB और CD और उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अगर जीवाएं केंद्र के एक ही ओर स्थित हो, तो इस बार जीवाएं केंद्र के एक ही ओर स्थित है, तो एक जीवा तो है 12 सेंटीमीटर की, एक है 16 सेंटीमीटर की और दोनों केंद्र के एक ही ओर स्थित है। तो ये AB मान लेता हूं मैं, ये CD मान लेता हूं और जीवाएं क्या है, समांतर हैं। देखो हर क्वेश्चन में आपने नोट किया होगा जहां भी दो जीवाएं देता है एक चीज जरूर लिखता है कि जीवाएं समांतर है। समांतर जीवाओं की बात जरूर करता है वो। समांतर जीवों की बात क्यों करता है बच्चों को? क्योंकि समांतर जीवों की बात वो इसलिए करता है कि भाई जीवाएं समांतर लोगे तो उनके मध्य की दूरी अपने आप ही क्या मानोगे, लंबवत। अगर जीवाएं समांतर ना हो तो दूरी जरूरी नहीं है लंबवत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, पर समांतर जीवाएं लोगे तो दूरी हमेशा लंबवत ही मानोगे, 90 डिग्री पे ही मानोगे, इसलिए वो समांतर शब्द का इस्तेमाल करता है। तो समांतर शब्द में जो छुपी हुई चीज है वो क्या है, दूरी लंबवत लेनी है हमें। ठीक है बच्चों, चलिए आपको इन दोनों के मध्य की दूरी याद करनी है। मान लो इन दोनों के मध्य की दूरी ये ले लेता हूं मैं। ठीक है, ये E और F, E और F ले लेता हूं और जीवाएं केंद्र के एक ही ओर स्थित है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने दूरी ली है, क्योंकि जो दूरी मैं ले रहा हूं वो आपको पता है कि कैसी है, जीवाएं जो है वो समांतर है, तो जो दूरी होगी वो कैसी होगी, लंबवत होगी। कैसी होगी, लंबवत। और इस दूरी को आगे बढ़ाते हुए मैं केंद्र से ले जाता हूं। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली मैंने क्या किया, दो जीवाएं बनाई। एक तो है 12 सेंटीमीटर की, 12 सेंटीमीटर वाली दूर होगी केंद्र से, 16 सेंटीमीटर वाली पास होगी, क्योंकि छोटी जीवा दूर होती है, बड़ी जीवा पास होती है। तो ये तो 12 सेंटीमीटर की जीवा है, ये 16 सेंटीमीटर की जीवा है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है, मतलब एक तरह से आपको EF ज्ञात करना है और दूरी क्या होगी, दोनों पे लंबवत, क्योंकि रेखाएं क्या है, समांतर। और मैंने इस दूरी को आगे कहां तक बढ़ा दिया, केंद्र तक बढ़ा दिया। ठीक है, अब इसमें मुझे जो त्रिज्या है वृत्त की वो भी दी हुई है, कितनी, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या मुझे उसने दे दी है इस बार 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो त्रिज्या उसने मुझे दे दी है 10 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ये भी हो सकती है 10 सेंटीमीटर होगी ये भी, और अगर ये बनाऊंगा तो ये भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर ही होगी। ये भी 10 सेंटीमीटर होगी त्रिज्या और ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो त्रिज्या मैंने ये दिखा दी दोनों। ठीक है, कहानी अब आपको धीरे धीरे इसको देख के समझ में आ गई होगी कि सर ने फिर से दो त्रिज्याएं ली है, दो त्रिभुज बन रहे हैं, समकोण वाले बन रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं दो त्रिभुजों में पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो वही हम करने वाले हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब देखिए मुझे EF ज्ञात करना है, दोनों जीवाओं के मध्य की दूरी याद करनी है मुझे। ठीक है, मुझे यह याद करना है EF, ये 16 है पूरी और ये 12 है। तो बच्चों कहीं ना कहीं मैं क्या करता हूं, मैं इस EF को जो है x मान लेता हूं। यहां पे जो EF मुझे याद करना है उसे मैं x मान लेता हूं इसको। ठीक है बच्चों, इस पूरे को क्या मान लेता हूं, x। तो ये जो दूरी है इसे मैं x मान लेता हूं और ये जो बड़ी वाली दूरी है इसे मैं y मान लेता हूं। यहां से लेके यहां तक मैं y मान लेता हूं। अभी मैं लिख दूंगा सब चीजें, बट पहले चित्र में समझ लीजिए आप। चलिए तो सबसे पहले लिखते हैं क्या दिया है आपको। दिया गया है, क्या दिया गया है कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या ब्रैकेट में लिख लो R बराबर 10 सेंटीमीटर दी गई है आपको। जीवा AB तो कितनी दी है आपको, 12 सेंटीमीटर, और जीवा CD कितनी दी है, 16 सेंटीमीटर। ये सब दिया है आपको।
ए बी जो है वो सी डी के समांतर है, ये भी आपको दिया है उसने, समांतर जीवाएं हैं। ठीक है, ज्ञात क्या करना है आपको, ज्ञात करना है आपको ई एफ, ज्ञात क्या करना है, ई एफ ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है, मैंने लिख दिया ई एफ। चलिए ई एफ मुझे याद करना है। हल देखिए इसका, सबसे पहले जो मैंने माना था, माना ई एफ बराबर एक्स और ओ ई बराबर वाई। माना ई एफ तो मैंने क्या मान लिया, एक्स, और पूरा ओ ई क्या मान लिया, वाई। तो आप मुझे बता सकते हैं ओ एफ कितना होगा, मैं इधर लिख देता हूं इसको। माना ई एफ बराबर एक्स, ओ ई बराबर वाई, अतः ओ एफ कितना होगा आप मुझे बता सकते हैं, ओ एफ। तो जो ओ एफ होगा वो होगा हमारा y माइनस एक्स। ओ एफ कितना होगा, y में से x घटा दो, पूरे में से इसको घटा दो ई एफ को, तो ये ओ एफ ही तो बचेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, ओ एफ जो है वो किस पे लंब है, सी डी पर। ओ एफ किस पे लंब है, सी डी पर। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे क्या करेगा, समद्विभाजित। अतः क्योंकि ओ एफ जो है वो सी डी पे लंब है, लंब क्यों है ये सब बता चुका हूं मैं आपको। लंबवत दूरी होगी तो ये अपने आप 90, तो ये भी 90। तो ओ एफ जो है वो लंब है सी डी पर। अतः सी एफ जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ डी के। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है, तो सी एफ किसके बराबर हो जाएगा, एफ डी के। पूरा सी डी कितना था, 16, तो सी एफ कितना आ जाएगा, 8, और एफ डी भी कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, तो सी एफ एफ डी दोनों किसके आधे आएंगे, सी डी के आधे आएंगे। सी डी कितना था, 16, तो 16 का आधा कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर। तो सी एफ भी 8 आ गया और एफ डी भी 8 आ गया। ठीक है, कारण क्या लिखोगे, वही बार बार मैं नहीं लिखूंगा, यहाँ पे आपको बताता हूं। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, प्रमेय है, जरूर लिखनी है आपको। ठीक है, फिर आप क्या लिखोगे, इसी प्रकार जो ओ ई है वह भी तो ए बी पर लंब है, यह भी तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब है, यह भी तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब है। तो ओ ई जो है वह किस पे लंब है, ए बी पर। तो ए ई बराबर किसके हो जाएगा, बी के। इसी प्रकार लिख दिया मैंने, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है, तो ए ई बी के बराबर आ जाएगा। तो ए बी पूरा कितना है, 12, तो ए ई कितना आएगा, 6, और बी भी कितना आएगा, 6। तो ए ई बराबर बी किसके आधे हो जाएंगे, ए बी के आधे हो जाएंगे। ए बी कितना है, 12, 12 का आधा 6, तो ए ई भी 6 और बी ई भी 6 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करनी है, ओ ई एफ ज्ञात करनी है, जिसे मैंने एक्स माना है। ई एफ ज्ञात करना है मुझे। अब आपको पता है, देखो ई एफ ज्ञात करना है, ई एफ को आपने एक्स माना है, आपको क्या ज्ञात करनी है, जीवाओं के बीच की दूरी। जीवाओं के बीच की दूरी मैंने ई एफ मानी है और ई एफ को एक्स माना है। एक्स एक चर राशि है, तो समीकरण चाहिए। और आपको पता है समीकरण हम कैसे निकालते हैं, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा के। तो 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पे, देखो चर राशियां 2 है, एक एक्स है और एक वाई है, तो समीकरण भी 2 बनेंगे। तो 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, ओ एफ डी और ओ ई बी। ये 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों में पाइथागोरस प्रमेय लगा के समीकरण हल करके एक्स का मान निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे समकोण त्रिभुज। अब आपको थोड़ा रनिंग में आ गया होगा, क्योंकि ऐसे 2-3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं जिसमें बार बार हम पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं और चर राशियों के मान याद कर रहे हैं, तो थोड़ा आपके रनिंग में आ गया होगा। और इस वीडियो को 1 बार नहीं 2 बार देखो और फिर खुद बिना देखे हल करो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। ओ एफ डी, समकोण त्रिभुज ओ एफ डी में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय लगाने पर क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, वही कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, कर्ण क्या है भाई यहाँ पे, ओडी, तो ओडी का स्क्वायर
आधार क्या है भाई एफ डी, तो एफ डी का स्क्वायर, और लंब क्या है ओ एफ, तो ओ एफ का स्क्वायर। यहां तक आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर इसका आगे का पार्ट देखते हैं। यहां तक पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए, आप लोग पॉज करके नोट कर लो। मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूं यहां से, और ये हिस्सा मिटा रहा हूं अभी, पर आप पूरा नोट कर लीजिए यहां तक पॉज करके इसको। तो देखिए बच्चों, ओडी, ओडी कितना है भाई हमारा, ओडी कितना है, ओडी क्या है, वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई थी 10, तो ओडी की जगह क्या लिखूंगा 10 का स्क्वायर बराबर एफ डी, एफ डी कितना निकाला था हमने, एफ डी निकाला था 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस ओ एफ, ओ एफ कितना था, ओ एफ हमने माना था y माइनस एक्स, क्योंकि पूरा ओ ही माना था, y ई एफ माना था x, तो ओ एफ कितना आया था y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहां से 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, और ये खुलेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहां से मैं y स्क्वायर अकेला छोड़ रहा हूं, क्या अकेला छोड़ रहा हूं, y का स्क्वायर अकेला छोड़ रहा हूं मैं। ठीक है बच्चों, तो y का स्क्वायर मैं अकेला छोड़ देता हूं और बाकी सब कुछ इधर ले आता हूं, तो देखो क्या आएगा 100 प्लस का 64 इधर आके माइनस का 64 प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2yx इधर आके प्लस का 2yx, और उधर क्या बचेगा y स्क्वायर। 100 में से 64 जाएगा 36 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2yx बराबर y स्क्वायर, तो कुल मिला के y स्क्वायर किसके बराबर आ गया 36 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2yx के बराबर आ गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब दूसरा समीकरण ज्ञात करते हैं। बोले सर दो समीकरण क्यों बना रहे हैं, क्योंकि चरराशियां दो है। दूसरा समीकरण कहां से ज्ञात होगा, अब की बार हम त्रिभुज ओ ई बी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। समकोण त्रिभुज ओ ई बी में वही पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर कर्ण क्या होगा इस बार ओबी, ओबी का स्क्वायर बराबर आधार क्या होगा बीई, बीई का स्क्वायर प्लस लंब क्या होगा ओई, ओई का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ओबी का स्क्वायर, ओबी कितना है हमारा 10, 10 का स्क्वायर, बीई कितना है, बीई है 6, बीई कितना ज्ञात किया था हमने, बीई ज्ञात किया था 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस ओई, ओई कितना ज्ञात किया था भाई हमने, ओई हमने माना था y, तो ओई की जगह हम लिख देंगे y का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर बराबर 100 प्लस 100 बराबर 36 प्लस y स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहां से मैं इसे भी मिटा रहा हूं, क्योंकि आपने नोट कर लिया है पहले। y स्क्वायर का मान निकालता हूं, कैसे निकलेगा, प्लस का 36 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो आ जाएगा 100 माइनस 36, और y स्क्वायर बराबर आ जाएगा 64, तो y स्क्वायर 64 के बराबर आ गया, तो y कितना आएगा 8, क्योंकि दोनों तरफ क्या ले लेंगे वर्गमूल, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो y और 64 का वर्गमूल होता है 8, तो y का मान कितना आ गया बच्चों 8 सेंटीमीटर आ गया। y के इस मान को समीकरण 1 में रख दो, y का मान 1 में रखने पर क्या आएगा, देखो y स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर बराबर 36 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y, अब 2y से गुणा हो रहा है, तो अब किससे गुणा होगा 8 से, क्योंकि हम y की जगह तो 8 रख रहे हैं इंटू x। ठीक है, y की जगह 8 का स्क्वायर, y स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, 36 की जगह 36, x की जगह x, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, y की जगह फिर से 8 और x। चलिए 8 का स्क्वायर 64 बराबर 36 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x। अब बच्चों ये बनेगा एक द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण को हल करेंगे हम, तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए इसको उसके व्यापक रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सब कुछ इधर लिया हो, बराबर में 0 छोड़ दो, माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 16x इधर आके माइनस का 16x, प्लस का 64
और प्लस का 36 इधर आके माइनस का 36 बराबर 0। 64 तो पहले से इधर था प्लस का, बाकी सबको इधर लिया तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 में से 36 घटाएंगे अब हम, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 28 बराबर 0। अब ये बन गया एक द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण बच्चों हमारे 4th चैप्टर में भी है, बट कहीं ना कहीं 9th क्लास में आपने गुणनखंड निकालना सीखा था द्विघाती बहुपदों का मध्य पद विचलन विधि से या गुणनखंड विधि से, तो वही विधि हम यहाँ लगाएंगे। और अभी देखिए किस प्रकार से हम इस समीकरण को हल करते हैं। तो मध्य पद विचलन विधि लगाएंगे या गुणनखंड विधि से आप कहते हैं, जो 9th क्लास में आप बहुपदों का हल निकाल के आए हैं उसमें। तो देखिए इसको हम कैसे करते थे, सबसे पहले इसका गुणांक कितना है 1, और ये लास्ट में संख्या क्या है 28, तो 1 को 28 से तो गुणा कर लेते थे तो 28 आ जाता था। फिर बीच में इसका गुणांक कितना है -16, x का गुणांक कितना है -16। अब दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिन्हें गुणा करने पर तो 28 आए और उन्हें जोड़ने या घटाने पर 16 आए। तो मुझे पता है 14 को 2 से गुणा करता हूं तो 28 आता है, और 14 में 2 जुड़ता है तो 16 आता है, बट मुझे माइनस का 16 चाहिए, तो 14 भी माइनस का ले लो और 2 भी माइनस का ले लो। अब देखो -14 को -2 से करूंगा तो प्लस का 28 आ जाएगा गुणा में, और -14 और -2 क्या होता है माइनस का 16। तो दो संख्याएं क्या हो गई, -14 और -2। तो एक्स स्क्वायर -14x -2x प्लस 28 बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x, तो x -14, इन दोनों में से -2 x -14 बराबर 0। दोनों में से फिर क्या कॉमन आ रहा है x -14 और x -2 बराबर 0। तो अब क्या करना होता है, समीकरण हल करने के लिए एक बार इसको 0 के बराबर रख देते हैं, x का मान निकाल लेते हैं, फिर इसको 0 के बराबर रख के x का मान निकाल लेते हैं। तो देखो x -14 को 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान 14 आएगा, x -2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान 2 आएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास x के दो मान आ रहे हैं, एक तो 14 आ रहा है और एक 2 आ रहा है, तो सही कौन सा है। देखो x क्या है, इन दोनों के मध्य की दूरी, इन दोनों के मध्य दूरी, वृत्त की त्रिज्या कितनी है 10। तो अगर मैं देखूं तो यहां से यहां तक का मान 10 होगा, वृत्त की त्रिज्या यहां से यहां तक 10 है, तो यहां से यहां तक का मान 10 होगा, तो यहां से यहां तक का मान 10 से तो छोटा ही होना चाहिए, क्योंकि यहां से यहां तक का मान 10 है, वृत्त की त्रिज्या 10 है। तो इधर त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी यहां से यहां तक 10 है। अब मेरे पास x के दो मान आ रहे हैं, 14 भी आ रहा है 2 भी आ रहा है, तो सही कौन सा है। तो x मैंने ये वाली दूरी मानी थी, तो ये दूरी 10 से तो कम ही होगी, तो 14 तो नहीं हो सकती, 10 से बड़ी तो हो नहीं सकती, तो 10 से छोटी कितनी होगी 2। अतः AB व CD के मध्य दूरी बराबर 2 सेंटीमीटर। अतः AB व CD के मध्य दूरी बराबर 2 सेंटीमीटर आएगी। यहाँ 14 मत ले लेना आप। हालांकि द्विघात समीकरण होता है तो उसके हल हमेशा 2 आते हैं जब चर राशि को के मान निकालते हैं तो, परंतु हमें देखना होता है दोनों में से सही कौन सा है। कई बार दोनों भी हो जाते हैं, कई बार दोनों में से एक होता है, तो 2 मान तो हो नहीं सकते थे दूरी के, या तो ये 2 ही होती या 14 ही होती, तो सही कौन सी है। तो मैंने देखा ये दूरी 10 है तो ये इससे कम ही होगी, तो ये 2 ही होगी फिर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा इसका हल, और हमने ज्ञात कर ली AB व CD के मध्य दूरी। इसे नोट कर लीजिए, फिर इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं, इसे नोट कर लीजिए पहले। अब देखिए बच्चों, जो सेकंड स्थिति है वो मैं बता रहा हूं, वो आपको होमवर्क में करनी है, बिल्कुल ऐसी की ऐसी होगी, बस उसमें मैं बता देता हूं। इस बार जो जीवाएं हैं वो केंद्र के विपरीत और स्थित हैं, मतलब ये वृत्त हो गया, एक जीवा इधर है, एक ये केंद्र हो गया, एक जीवा तो इधर है और एक जीवा इधर है। मान लो ये AB है तो ये CD है, अगर AB 12 है तो CD 16 है। ठीक है, वही दोनों के मध्य दूरी याद करनी है आपको। ये दोनों के मध्य दूरी हो गई EF। ठीक है, ये दोनों के मध्य दूरी याद करनी है, वही ये लंबवत दूरी होगी, क्योंकि जीवाएं क्या हैं एक दूसरे के समांतर। आपको अब की बार ये दूरी याद करनी है। इसकी त्रिज्या कितनी है वृत्त की, 10 सेंटीमीटर ये हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर ही ये हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इस बार आप क्या करना, आपको EF ज्ञात करनी है।
तो यहां से यहां तक की तो x मान लो और यहां से यहां तक की y मान लो, ठीक है। यहां से यहां तक x और यहां से यहां तक y, ये वही 6 और 6 हो जाएगी, ये वही 8 और 8 हो जाएगी। इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाना, y का मान ज्ञात करना, इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाना, x का मान ज्ञात करना, और फिर जो x और y का मान आए उसे जोड़ देना, तो दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो ये तो बिल्कुल इजी है, इसमें डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। यहां से y का मान डायरेक्ट निकल जाएगा, क्योंकि कर्ण भी है, आधार भी है, लंब का मान निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय से निकल जाएगा। यहाँ भी कर्ण भी है, आधार भी है, लंब का मान ज्ञात करना है। अच्छा, ये 8 और 8 क्यों हुआ वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब 8 और 8 में बांट देगा, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। तो ये आपको होमवर्क में करना है और इसे पोस्ट करके मुझे बताना है, और कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइए, मैं आपकी समस्या को दूर करूंगा। फिर इसके अलावा हमारा एक उदाहरण जो है 9वें पार्ट का वो बच रहा है, बट अभी ये जो वीडियो है काफी लंबा हो चुका है, लगभग 1 घंटे 5 मिनट का ये वीडियो हो चुका है बच्चों ऑलरेडी। तो इससे ज्यादा वीडियो अगर मैं लंबा करता हूं तो फिर प्रॉब्लम आती है अपलोड होने में। तो आप लोग ऐसा करिए, उस क्वेश्चन को, जो 9वें पार्ट का उदाहरण का जो क्वेश्चन था निर्देशांक ज्योमेट्री, उसे मैं अगली वाली क्लास में पहले ही बना दूंगा, ठीक है, ताकि मेरा टाइम जो उसके हिसाब से मैनेज हो जाए। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।